फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न मोहन राकेश की यात्रा व्रत आखिरी चट्टान तक। हम अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ डालते हैं। अगर आपको इस लेसन को और भी अच्छे से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने यह लेसन स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का नाम वांडर लिस्ट। खुला समुंदर तट, दूर दूर तक फैली रेत, रेत में से उभरी बड़ी बड़ी स्याही चट्टानें, पीछे की तरफ एक टूटी फूटी सराय, खामोश रात और एकटक उस विस्तार को ताकती एक लालटेन की मटियाली रोशनी। इस पहरे में कवि ने, लेखक ने अपनी नायाब भाष्य शैली द्वारा उस क्षण की सजीवता चित्रित की है। सब कुछ खामोश है, लहरों की आवाज के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं देती। मैं सराय के अहाते में बैठा समुंदर के क्षितिज को देख रहा हूँ। लहरें जहाँ तक बढ़ आती हैं वहाँ झाग से एक लकीर खींच जाती है। मेरे सामने एक बूढ़ा बैठा है, उसके चेहरे पर भी न जाने कितनी कितनी लकीरें हैं। उसकी आंखों में भी कोई चीज बार बार उमड़ आती और लौट जाती है। हम दोनों के बीच में एक लंबी पुरानी मेज है जो कोहनी का जरा सा भोज पड़ते ही चरमरा उठती है। बूढ़े के सामने एक पुराना अखबार फैला है। मेरे सामने चाय की प्याली रखी है। सहसा वातावरण में एक खिलखिलाहट फूट पड़ती है। एक 16-17 साल की लड़की पास की कोठरी से आकर बूढ़े के गले में बाहें डाल देती है। बूढ़ा उसकी तरफ ध्यान न देकर उसी तरह अखबार की पुरानी सुर्खियों में खोया रहता है। मैं चाय की प्याली उठाता हूँ और रख देता हूँ। लहरों का फेन आगे तक आकर रेत पर एक और लकीर खींच जाता है। दोस्तों, यहाँ फेन का अर्थात झाग है। एक पहाड़ी मैदान, धान और मक्की के खेतों से कुछ हटकर लकड़ी और फूस की एक झोपड़ी, वातावरण में ताजा कटी लकड़ी की गंध, ढलती धूप और झोपड़ी की खिड़की से बाहर झांकती सांझ। तो दोस्तों, ये शाम के समय का चित्रण कवि ने अपनी भाष्य शैली में बड़े ही मनोरंजन पूर्वक किया है। बैंत की टूटी कुर्सी पर खिड़की के बाहर देखते हुए दूर तक वीरान पगडंडियां नजर आती हैं। उन पर कहीं कोई अगाध व्यक्ति चलता दिखाई देता है। खिड़की के बाहर सांझ उतर जाने पर झोपड़ी में रात गिर आती है। मैं खिड़की से हटकर अपने आसपास नजर दौड़ाता हूँ। फर्श पर, मेज पर और चारपाई पर कागज ही कागज बिखरे हैं, जिन्हें देखकर मन उदास हो जाता है। अपना आप बहुत अकेला और भारी महसूस होता है। लकड़ी की गंध से उब होने लगती है, साथ ही झोंपड़ी से आती धुएं की गंध अच्छी लगती है। मैं फिर खिड़की के पास जा खड़ा होता हूँ। पगडंडियां अब बिल्कुल सुनसान है और धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही हैं। एक पक्षी पंख फड़फड़ाता खिड़की के पास से निकल जाता है। कच्चे रास्ते की ढलान एक मोड़ पर अचानक कदम रुक जाते हैं। नीचे, बहुत नीचे दरिया की घाटी है। जहर मुहरा रंग का पानी सारस के पंखों की तरह एक द्वीप के दोनों ओर शाखाएं फैलाए हैं। सारस की गर्दन दूर चीड़ के वृक्षों में जाकर खो गई है। ढलान से घाटी की तरफ झुके एक पेड़ के नीचे से दो आंखें सहसा मेरी तरफ देखती हैं। उन आंखों में सारस का विस्मय है और दरिया की उमंग, साथ एक चमक है जो कि उसकी अपनी है। दोस्तों, पहले लेखक ने अपनी खिड़की से समुद्र तट को निहारने की, उसके बाद उसने अपने रूम को अच्छी से परखने की, उसमें क्या क्या पड़ा है वो, तथा अब यह एक आदमी की बात कर रहा है जो उससे उसकी खिड़की के नीचे से रास्ता पूछ रहा है। ये रास्ता कहाँ जाता है? मैं पूछता हूँ। लड़की अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। उसके शरीर में कहीं खम नहीं है। सांचे में ढले अंग, एक सीधी रेखा और कुछ गोलाइयाँ। आंखों में कोई झिझक या संकोच नहीं है। तुम्हें कहाँ जाना है? वह पूछती है। यह रास्ता जहाँ भी ले जाता हो। वह हंस पड़ती है। उसकी हंसी में भी कोई गांठ नहीं है।
पेड़ इस तरह बाएं हिलाता है जैसे पूरे वातावरण को उनमें से समेट लेना चाहता हो। एक पत्ता झड़कर चक्कर काटता नीचे उतर आता है। वह यह रास्ता हमारे गांव को जाता है, लड़की कहती है। सूर्यास्त के कई कई रंग उसके हंसिए में चमक जाते हैं। तुम्हारा गांव कहाँ है? उधर नीचे, वह जिधर इशारा करती है। उधर केवल पेड़ों का झुरमुट है, वही जिसमें सारस ने अपनी गर्दन छिपा रखी है। उधर तो कोई गांव नहीं है वहां उन पेड़ों के पीछे। सॉरी दोस्तों, यह एक आदमी नहीं, यह लेखक खुद है, जो कि पहाड़ियों के मध्य समुद्र के किनारे रास्ता पूछ रहा है उस लड़की से। वह क्षण भर खड़ी रहती है, देवदार के तने की तरह सीधी, फिर ढलान से उतरने लगती है। मैं भी उसके पीछे पीछे उतरने लगता हूँ। सांझ होने के साथ दरिया का जहर मोहरा रंग धीरे धीरे बेचैनी होता जाता है। वृक्षों के साए लंबे होकर अदृश्य हो जाते हैं, फिर भी दूर तक कहीं कोई छत और कोई दीवार नजर नहीं आती। कच्ची ईंटों का बना एक पुराना घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहती है। दोनों मिलकर मुझे अपने जीवन की बीती घटनाएं सुनाते हैं। बीच बीच में छत से एक आध तिनका नीचे गिर आता है। बूढ़ा और बुढ़िया की बात काटता है और उसे वह घटना ठीक से याद नहीं है। बुढ़िया बूढ़े पर झुंझलाती है कि वह क्यों उसे बार बार बीच में टोक देता है। जब उनमें एक की बात लंबी होने लगती है तो दूसरे को उब आ जाती है। हवा हल्के से किवाड़ खोल देती है। बाहर आग जल रही है। उसके पास बैठे कुछ व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और कस्में खा रहे हैं। क्षण भर के लिए उनकी आवाज रुकती है तो जंगल में दूर तक घास की सरसराहट की आवाज सुनाई दे जाती है। तभी हवा किवाड़ बंद कर जाती है। मेरा मन जंगल से लौटकर फिर उस घर के अतीत में भटकने लगता है। जब कभी मैं यात्रा पर निकलने की बात सोचता हूँ तो ये और ऐसी कई चित्रण अनायास में मन में उभरने लगते हैं। संभव है कि ये बहुत पहले पढ़ी यात्रा पुस्तकों के किन्हीं ऐसे अंशों की छाप है जिन्हें वैसे मैं भूल चुका हूँ, पर सोचता हूँ कि अपने अंदर से बार बार ऐसे चित्रों का खोज लाना मन की ही यह भटकन क्या है। एक बार किसी ने इसे नाम दिया था वांडरलस्ट। यह मेरी अपनी सीमा है कि मुझे चाहकर भी इसके लिए हिंदी का शब्द नहीं मिल रहा है। यायावर व्रति, परंतु व्रति लस्ट तो नहीं है, और वास्तव में यह भटकन क्या लस्ट ही है? तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि लेखक अपने यात्रा वृत्त के किस्से, जो कि उसे कुछ धुंधले धुंधले से याद हैं, वह उसे सुनाना चाहता है। इस प्रकार लेखक ने अगले अपने यात्रा वृत्त के हिस्से में कहा है। इस हिस्से का नाम दिशाहीन दिशा है। घर में चलते समय मन में यात्रा की कोई बनी हुई रूपरेखा नहीं थी, बस एक अस्थिरता ही थी जो मुझे अंदर से धकेल रही थी। समुद्र तट के प्रति मन में एक ऐसा आकर्षण था कि मेरी यात्रा की कल्पना में समुद्र का विस्तार अनायास ही आ जाता था। बहुत बार सोचा था कि कभी समुद्र तट के साथ साथ एक लंबी यात्रा करूंगा, परंतु यात्रा के लिए समय और साधन के साथ साथ मेरे पास कभी नहीं रहते थे। उन दिनों नौकरी छोड़ दी थी और पास में कुछ पैसे भी थे, इसलिए मैंने तुरंत चल देने का निश्चय कर लिया। पहले सोचा कि सीधे कन्याकुमारी चला जाऊं और वहां से रेल, मोटर या नाव जहां जो मिले उसमें पश्चिम समुद्र तट के साथ साथ गोवा तथा बंबई तक की यात्रा करूं। रास्ते में जहां मन हुआ वहीं कुछ दिन रह जाऊंगा। शिमला में हमारे स्कूल में कई लोग दक्षिण भारत के थे। उनमें से एक ने कहा था कि रहने के लिए कन्नूर बहुत अच्छी जगह है, और एक और का कहना था कि मैं एक बार कोयलून पहुंच जाऊं तो वहां से और कहीं जाने का मेरा मन ही नहीं करेगा। दिल्ली में एक मित्र ने कहा था कि पश्चिम समुद्र तट पर पंचिम अर्थात गोवा से सुंदर जगह नहीं है। वहाँ खुला समुद्र तट है, एक आदिम स्पर्श के लिए प्राकृतिक रमणीयता, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन बहुत सस्ता है। रहने खाने की हर सुविधा वहाँ बहुत थोड़े पैसे में प्राप्त हो सकती है। मेरे लिए सभी जगह अपरिचित थी, इसलिए मुझे सभी में आकर्षण लग रहा था। कोचीन, कन्नूर, मंगलोर, गोवा, अलेपी के बैक वाटर्स और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सबके प्रति मेरे मन में एक सी आत्मीयता जागती थी, जैसे कि मेरा मन उन सभी स्थानों से
घनिष्ठ संबंध रहा हो। सबसे अधिक आत्मीयता कन्याकुमारी के तट को लेकर महसूस होती थी, परंतु एक घने शहर की छोटी सी तंग गली में पैदा हुए व्यक्ति के लिए उस विस्तार के प्रति ऐसी आत्मीयता का अनुभव करने का आधार क्या हो सकता था? केवल विपरीत का आकर्षण। घर से चलते समय कुछ निश्चय न था कि कब कहाँ कितने दिन रहूंगा। हाँ, चलने तक इतना निश्चय कर लिया था कि पहले सीधे कन्याकुमारी न जाकर बंबई होता हुआ गोवा चला जाऊंगा और वहां से कन्याकुमारी की यात्रा प्रारंभ करूंगा। यह इसलिए चाहता था कि मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव कन्याकुमारी हो। अब्दुल जब्बार पठान। दिसंबर सन 52 की 25 तारीख 3rd क्लास के डिब्बे में ऊपर की सीट बिस्तर बिछाने का मिल जाए, वह बड़ी बात होती है। मुझे ऊपर की सीट मिल गई थी। सोचा रहा था कि अब बंबई तक की यात्रा में कोई असुविधा नहीं होगी, रात को ठीक से सो सकूंगा। मगर रात आई तो मैं वहां सोने की जगह भोपाल ताल की एक नाव में लेटा बूढ़े मल्लाह अब्दुल जब्बार से गजलें सुन रहा था। भोपाल स्टेशन पर मेरा मित्र अविनाश, जो वहां से निकलने वाले एक हिंदी दैनिक का संपादन करता था, मुझसे मिलने के लिए आया था। मगर बात करने की जगह उसने मेरा बिस्तर लपेटकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद मेरा सूटकेस लिए हुए नीचे उतर गया। इस तरह मुझे एक रात के लिए वहां जाना पड़ गया। रात को 11 के बाद हम लोग घूमने निकले। घूमते हुए भोपाल ताल के पास पहुंचे तो मन हो आया कि नाव लेकर कुछ देर झील में सैर की जाए। नाव ठीक की गई और कुछ ही देर में हम झील के उस भाग में पहुंच गए जहां से चारों ओर के किनारों तक दूर तक नजर आते थे। वहां आकर अविनाश के मन में न जाने क्या भावुकता जाग आई कि उसने एक नजर पानी पर डाली, एक दूर के किनारों पर, और पूर्णता चाहने वाले कलाकार की तरह कहा कि कितना अच्छा होता अगर इस वक्त हम में से कोई कुछ गा सकता। मैं तो नहीं गा सकता हुजूर, बूढ़ा मल्लाह हाथ रोक कर बोला, मगर आप चाहें तो चंद गजलें तरुन्नम के साथ अर्ज कर सकता हूँ, और माशाअल्लाह चुस्त गजलें हैं। जरूर जरूर, हमने उत्साह के साथ उसके प्रस्ताव को स्वागत किया। बूढ़े मल्लाह ने एक गजल छेड़ दी। उसका गला काफी अच्छा था और सुनने का अंदाज भी शायराना था। काफी देर चप्पुओं को छोड़े वह झूम झूम कर गजलें सुनाता रहा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। मैं नाव में लेटा उसकी तरफ देख रहा था। उस सर्दी में भी वह सिर्फ एक तहमद लगाए था, गले में बनियान तक नहीं थी। उसकी दाढ़ी के नहीं, छाती के भी बाल सफेद हो चुके थे। मगर जब वह चप्पू चलाने लगता तो उसकी मांसपेशियां इस तरह हिलती हैं जैसे उनमें फौलाद भरा हो। तीसरी गजल सुनाकर वह खामोश हो गया। उसके खामोश हो जाने से सारा वातावरण ही बदल गया। रात, सर्दी और नाव का हिलना, इन सब का अनुभव पहले नहीं हो रहा था, अब होने लगा। झील का विस्तार भी जैसे उतनी ही देर के लिए सिमट गया था, अब खुल गया। अब लौट चलें साहब, कुछ देर बाद उसने कहा। सर्दी बढ़ रही है और मैं अपनी चादर साथ नहीं लाया। अविनाश ने झट से अपना कोट उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कहा, लो तुम यह पहन लो, अभी हम लौट कर नहीं चलेंगे। तुम्हें कोई गालिब की चीज याद हो तो सुनाओ। बूढ़े मल्लाह ने ऐतराज नहीं किया, चुपचाप अविनाश का कोट पहन लिया और गालिब की एक गजल सुनाने लगा। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, हम लोग उसे बड़े मियाँ कहकर बुला रहे थे। उसने गजल पूरी कर ली तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम है साहब अब्दुल जब्बार पठान, उसने कहा। पठान शब्द उसने खास जोर दिया। मियाँ अब्दुल जब्बार, तुमने बहुत अच्छी चीज़ें याद कर रखी हैं, मैंने कहा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस उम्र में भी तुम इतने रंग मिजाज हो। मर्दजाद हूँ साहब, वह बोला। तबीयत की रंगीनी तो खुदा ने मर्दजाद को ही बख्शी है। जिसे यह चीज़ हासिल नहीं वह समझ लीजिए कि मर्दजाद ही नहीं। इसमें क्या शक है, अविनाश हंस कर बोला। अपनी उम्र में तो काफ़ी गुलछड़े उड़ाए होंगे तुमने। अब्दुल जब्बार मुस्कुराया। सफ़ेद मूंछों के नीचे उसके होठों पर आई मुस्कुराहट से रसिकता भर आई। उम्र तो हुजूर बंदे की अजल के रोक तक रहती है, वह बोला। मगर हाँ, जवानी की बहार जवानी के साथ थी। बहुत ऐश की, बेवकूफ़ियाँ भी बहुत की थी, मगर कोई अफसोस नहीं है। वो दिन फिर से मिले तो वही बेवकूफ़ियाँ नए सिरे से की जाएंगी और फिर भी कोई अफसोस नहीं होगा। मतलब वैसे अब
उस तरह की बेवकूफ़ियों की नौबत नहीं आती? अविनाश ने पूछ लिया। अब हुजूर, हिम्मत में किसी मर्जाद से कम अब भी नहीं हूँ। कहिए जिस खबीस को खून कर दूं, मगर जहाँ तक नफ्स का सवाल है उसकी मैं तौबा करता हूँ। अच्छा, कुछ देर खामोश रहकर जरा एक चीज़ सुनिए। मैंने समझा था कि वह कोई सूफियाना कलाम सुनाने जा रहा है, मगर वह बिना एक शब्द कहे चुपचाप नाव चलाता रहा। गहरी खामोशी थी। चप्पुओं के पानी में पड़ने के सिवाय कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। हम लोग उत्सुकता के साथ उसकी तरफ देखते रहे। वह मुस्कुरा रहा था, मगर अब उसकी मुस्कुराहट में पहले से रसिकता नहीं, एक संजीदगी थी। सुन रहे हैं? उसने कहा। मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या सुनने को कह रहा है। क्या चीज़? मैंने पूछ लिया। यह आवाज़, वह बोला। रात की खामोशी में चप्पुओं के पानी में पड़ने की आवाज़। शायद आपके लिए इसमें कोई खास मतलब नहीं है। पहले मुझे भी इसमें कोई खास मतलब नहीं लगता था, मगर 3 साल हुए हैं। एक रात मैं अकेला इस झील को पार कर रहा था। ऐसी ही रात थी, ऐसा ही अंधेरा था और ऐसा ही खामोशी समा था। जब मैं झील के बीचों बीच पहुंचा तो यह आवाज़ उस वक्त मुझे कुछ और सी लगने लगी। हर बार जब यह आवाज़ होती तो मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ जाती। मुझे लगता जैसे कोई चीज़ हल्के हल्के मेरी रूह को थपथपा रही। फिर मुझे महसूस होने लगा कि वह चप्पुओं के पानी में पड़ने की आवाज़ नहीं, एक हल्की हल्की खुदाई की आहट है। मुझे उस वक्त लगा कि मैं खुदा के बहुत नज़दीक हूँ। मैंने दिल ही दिल सजदा किया और आइंदा के लिए गुनाहों से तौबा की कसम खाई। उसके बाद से जब कभी मैं रात के वक्त नाव लेकर झील में आता हूँ तो मुझे यह आवाज़ फिर वैसी ही लगने लगती है। तब मैं अपने उस तौबा को याद करता हूँ और अल्लाह को शुक्र मानता हूँ कि उसने मुझे इस तरह तौबा का मौका बख्शा। फिर मैं नए सिरे से तौबा का अहद करता हूँ और अल्लाह से उसकी मेहर के लिए फरियाद करता हूँ। यह खामोश हो गया। वह खामोश हो गया। सिर्फ पानी से चप्पुओं के टकराने का शब्द सुनाई देता रहा। मैं बाईं करवट होकर हाथ की उंगली से पानी में उठती लहरों को छूने लगा। एक तीखी ठंडी चुभन नसों को बींधती सारे शरीर में फैल गई। तभी मुझे उसकी कही खून करने की बात याद आई। एक तरफ वह सब गुनाहों से तौबा का अहद किए था और दूसरी तरफ किसी ने इंसान का खून कर देने को तैयार था। मियाँ अब्दुल जब्बार, मैंने सीधे उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इंसान का खून करने को तुम गुनाह नहीं समझते? हुजूर, मैं पठान हूँ। मैंने सीधे उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इंसान का खून करने को तुम गुनाह नहीं समझते? हुजूर, मैं पठान हूँ। वह हाथ रोक कर बोला। मेरी निगाह में गुनाह का ताल्लुक इंसान की रूह के साथ है, जान के साथ नहीं। मैं किसी की इज्जत लूटता हूँ, किसी को जलील करता हूँ, किसी की चोरी करता हूँ तो उसकी रूह को सदमा पहुँचता है, यह गुनाह है। मगर मैं किसी खबीस की जान लेता हूँ तो एक नापाक रूह को जिस्म की कैद से आज़ाद करता हूँ, यह गुनाह नहीं है। मैं मन ही मन मुस्कुराया और पानी तरफ देखने लगा। चप्पुओं से बनती लहरों के सांप लचकते हुए एक दूसरे में विलीन होते जा रहे थे। मेरी एक उंगली फिर पानी की सतह को छूने लगी। तो कम से कम तफ्स के लिहाज से अब तुम बिल्कुल पाक जिंदगी बिता रहे हो? मैंने पूछा। कसम खाकर तो नहीं कह सकता हुजूर। अब्दुल जब्बार संजीदगी छोड़कर फिर अपनी रसिकता में लौट आया। यार, लोगों की मजलिस में शक्करत की दावत हो तो इनकार भी नहीं किया जाता। वैसे दमखम आपकी दुआ से अब भी इतना है कि, और जिन मार्के के शब्दों में उसने अपने पुरुषत्व की घोषणा की, उन्हें मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सर्दी बढ़ रही थी। तो हुजूर, अब नाव को किनारे की तरफ ले चलूं? काफ़ी वक्त हो गया है, उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा। हमने अब उससे और कोई चीज़ सुनाने का अनुरोध नहीं किया। नाव धीरे धीरे किनारे तक बढ़ने लगी। किनारे पे पहुंचकर जब हम चलने को तैयार हुए तो अब्दुल जब्बार ने कहा, आज शाम को कुछ मछलियां पकड़ी हैं, 2 एक सौगात के तौर पर लेते जाइए। मगर अविनाश वहाँ होटल में खाना खाता था और मैं उसी का मेहमान था, इसलिए मछलियों का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं था। हमने उससे धन्यवाद दिया और वहाँ से चले गए। नया आरंभ मेरे साथ अक्सर होता है। कम से कम मुझे यह लगता तो है ही कि बस या ट्रेन में मैं
जिस खिड़की के पास बैठा हूँ धूप उसी खिड़की से होकर आती है। इस दिशा में मैं पहले से सावधानी बरतने की कोई फल नहीं होता, क्योंकि सड़क या पटरी का रुख कुछ इस तरह से बदल जाता है कि धूप जहाँ पहले होती है वहाँ से हटकर मेरे ऊपर आने लगती है। फिर भी मुझसे यह नहीं होता कि खिड़की के पास न बैठा करूं। गति का अनुभव खिड़की के पास बैठकर ही होता है। बीच में बैठकर तो यूं लगता है जैसे गतिहीन केवल हिचकोले खाए जा रहे हैं। भोपाल से मैं अमृतसर एक्सप्रेस में बैठा गया था। कोशिश करके जगह भी बना ली थी, मगर धूप सीधी आकर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरे हाथों में एक पुस्तक थी जिसे मैं बहुत देर से खोल रही था, मगर पढ़ नहीं पा रहा था। कभी दो एक पंक्तियां पढ़ लेता और फिर धूप से बचने के लिए उससे ओट करके खिड़की से बाहर देखने लगता। मेरे सामने की सीट पर बैठा एक लड़का यह देखकर मुस्कुरा रहा था कि मैं धूप से बचना भी चाहता हूँ और खिड़की के बाहर देखना भी चाहता हूँ। उसने अपनी जगह से थोड़ा सरकते हुए मुझसे कहा, इधर आ जाइए, इधर धूप नहीं है। मैं उठकर उसके पास जा बैठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद किसी ने मुझे कंधे से पकड़कर हिलाया तो मैं चौंक गया। इंस्पेक्टर टिकट देखने के लिए खड़ा था। मैंने टिकट का निकालकर उसे दिखा दिया। टिकट इंस्पेक्टर ने तब साथ बैठे उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया। लड़के ने जेब से एक बड़ा सा रुमाल निकाला जिसमें उसमें एक टिकट और कुछ आने पैसे थे। टिकट इंस्पेक्टर ने उसका टिकट लेकर ध्यान से देखा और पूछा, कहाँ से बैठे हो? बीन से, लड़के ने कहा। मगर तुम्हारा टिकट तो बीना से भोपाल तक का है। और उसने बताया कि एक तो भोपाल पीछे रह गया, दूसरा बीना से भोपाल तक भी उसे गाड़ी में 3rd क्लास में सफ़र नहीं किया जा सकता। तुम्हें पता नहीं था कि यह लंबे सफ़र की गाड़ी है? जी, मैं लंबे सफ़र के लिए ही इसमें बैठा हूँ, लड़के ने कहा। मैं बम्बई जा रहा हूँ। लड़के की इस बात के से आसपास बैठे सब लोग हंस दिए। इंस्पेक्टर भी हंस दिया और बोला, फिर तुमने टिकट बम्बई तक का क्यों नहीं लिया? लड़के की बड़ी बड़ी आंखें कुछ सहम गई। जो मेरे पास जितने पैसे थे उनसे यही टिकट आता था, उसने कहा। इंस्पेक्टर क्षण भर अनिश्चित दृष्टि से उसे देखता रहा, फिर जैसे उसे भूलकर दूसरों के टिकट देखने लगा। मैं भी पल भर ध्यान से लड़के की तरफ देखता रहा। गोरा रंग, दुबला पतला शरीर, खाल बहुत पतली क्योंकि चेहरे की हरी नाड़ियां बाहर दिखाई दे रही थी। उम्र 11-12 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। हालांकि वह एक वयस्क की तरह गंभीर होकर बैठा था। उसकी हैंडलूम की हर कमीज और भूरा पजामा दोनों ही अब बदरंग हो रहे थे। चेहरे के दुबलेपन को देखते हुए उसकी आंखें और कान बहुत बड़े लगते थे। आंखों के नीचे जो वैसे सुंदर थी, स्याह गड्ढे पड़ रहे थे। तुम्हारा घर बंबई में है? मैंने उससे पूछा। जी, मेरी मौसी वहाँ रहती हैं, उसने कहा। तुम किसके पास थे? वहाँ मैं नौकरी करता था, अब नौकरी छोड़कर मौसी के पास जा रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता? वे दंगे के दिनों में मारे गए थे। मैं पल भर चुप रहा, फिर मैंने पूछा, बंबई में मौसी से मिलने जा रहे हो? जी नहीं, अब मैं वहाँ मौसी के पास ही रहूँगा। मौसी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बुलाया है। मेरे मौसा गुजर गए हैं और पीछे 4-5 साल के 2 बच्चे हैं। घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है। मैं तो यहाँ भी नौकरी करता था, वहाँ भी कर लूँगा। रोटी और 15 रुपये मिल जाएंगे। अपने लिए तो मुझे रोटी ही चाहिए। रुपए मौसी को दे दिया करूँगा। पास रहूँगा तो बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी। मैं फिर कुछ देर उसके चेहरे की नीली धारियों को देखता रहा। तुम्हें वहां जाते ही नौकरी मिल जाएगी? मैंने पूछा। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक कोई और काम कर लूँगा, उसने कहा। तुम और क्या काम कर सकते हो? बोझ उठा सकता हूँ। मेरे होठों पर एक खुश्क सी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी दुबली पतली बाहों से हल्का सा भी बोझ उठा सकता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तुम कितना बोझ उठा सकते हो? मैंने पूछा। जी, बड़ा तो नहीं, मगर छोटा मोटा सामान तो उठा ही सकता हूँ। मैं उम्र में उतना छोटा नहीं हूँ जितना देखने में लगता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल? तुम्हें ठीक पता है तुम्हारी उम्र 16 है? लड़के ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। जी, पार्टीशन से पहले मैं पैतौकी में 5वीं जमात में पढ़ता था।
और वह बताने लगा कि किस तरह वह पाकिस्तान से बचकर आया था। जब उसने घर पर हमला हुआ तो उसके माता पिता ने उसे आटे के ड्रम में छिपा दिया था। उसकी खुशकिस्मती थी कि हमलावरों ने ड्रम को ढंकना उठाकर नहीं देखा। वहां से बचकर वह किसी तरह एक काफिले के साथ जा मिला और हिंदुस्तान पहुंच गया। 3 साल वहां शरणार्थी कैंपों में रहा, फिर उसे यह नौकरी मिल गई। वे लोग उसे अपने साथ बिना ले आए। वे हर महीने ठीक से तनख्वाह नहीं देते थे। कभी कह देते थे कि उसकी तनख्वाह कपड़ों में कट गई, कभी जो उसने चीज़ें तोड़ी हैं उनकी कीमतें उसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा हैं। कभी कह देते थे कि उन्होंने उनके नाम से लॉटरी डाल दी है जिसमें हो सकती है कि उसके 1 लाख रुपए निकल आए। नौकरी छोड़ने पर उन्होंने उसका पूरा हिसाब करके उसे 4 रुपए दिए थे। तुम इससे पहले अपनी मौसी के पास क्यों नहीं चले गए? मैंने पूछा। पहले मुझे उन लोगों का पता नहीं मालूम था, वह बोला। बीना में एक बार अपने वतन का एक आदमी मिल गया तो उसने बताया कि वे लोग बम्बई में चेंबूर कैंप में हैं। मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी कि वे कहें तो मैं उनके पास बम्बई आ जाऊं। तब मौसा ने लिखा था कि मुझे लगी हुई नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए। वे मौका देखेंगे तो अपने आप मुझे बुला लेंगे। फिर कुछ रुककर उसने पूछा, जी यह टीटी मुझे गाड़ी से उतार तो नहीं देगा? नहीं, वह उतारेगा नहीं, मैंने कहा। अगर उतारना चाहे तो हम उससे बात कर लेंगे। तो मैं जरा लेट जाऊं? वह बोला। लगता है मुझे बुखार हो रहा है। मैंने उसके शरीर को छूकर देखा। शरीर सचमुच गर्म था। मैं अपनी पहली जगह पर चला गया और वह वहां लेट गया। गाड़ी होशंगाबाद स्टेशन पर रुकी तो वह सो रहा था। बाहर देखते हुए मुझे साथ के डिब्बे में अपने एक प्रोफेसर नजर आए। मैं उतरकर उनके पास चला गया। वे कहीं से एक शिक्षा सम्मेलन का सभापतित्व कर आए थे और अब किसी मीटिंग के सिलसिले में बम्बई जा रहे थे। पहले वे मुझे उस सम्मेलन के विषय में बताते रहे, फिर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे, फिर अपनी हाल की यूरोप यात्रा का किस्सा सुनाने लगे। नतीजा यह हुआ कि गाड़ी चल दी और मैं उन्हीं के डिब्बे में बैठा रह गया। इटारसी स्टेशन पर लौटकर अपने डिब्बे में आया तो वहां भीड़ पहले से ही बहुत बढ़ चुकी थी। भीड़ में रास्ता बनाकर अपनी जगह पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़का सामने की सीट पर नहीं है। लोगों से पूछा तो पता चला कि इटारसी तक आ ही नहीं पाया। टिकट इंस्पेक्टर ने उसे होशंगाबाद स्टेशन पर ही उतार दिया था। रंगो बू बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उतरकर यह नहीं लगा कि 2 साल बाद वहां आया हूँ। ऐसा लगा जैसे कि वहीं रहता हूँ। दादर से आया हूँ, रोज ही इस तरह आता हूँ और वहाँ की जिंदगी से बुरी तरह उबा हुआ हूँ। स्टेशन पर ही बम्बई के जीवन की पूरी झलक दिखाई दे गई। सूखे मुरझाए चेहरे, बेहद जल्दबाजी और कोई खोई हुई चीज ढूंढने का हताश भाव। वहां आकर पहला सवाल मन में यही आया कि वहां क्यों आया हूँ। एक चीज इससे उलझन और बढ़ने लगी, वह थी मछली की गंध। विक्टोरिया टर्मिनस के सबर्न भाग में इतनी मछलियां उतरती थी, मतलब टोकरियों में भरी वहां उतारी गई थी, कि मन स्टेशन के चाय स्टॉल पर चाय पीते हुए मुझे लगता रहा कि वह गंध मेरी चाय में से आ रही है। मैं चाय आधी भी नहीं पी सका। बस में बैठा तो वहां भी पास ही कहीं से वह गंध आ रही थी। कुछ आश्चर्य हुआ क्योंकि बसों में मछलियों की टोकरियां ले जाने की इजाजत नहीं है। पर आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। गंध मेरे साथ बैठी मत्स्य गंधा नव युवती के शरीर में से आ रही थी। नहीं जानता कि बम्बई पहुंचते ही सहसा मन वहां से चल देने को क्यों होने लगा। सोचकर आया था कि वहां 8-10 दिन रुकूंगा, पुराने दोस्तों से मिलूंगा और फिर आगे की यात्रा पर चलूंगा। पर एक ही दोस्त से मिल लेने के बाद किसी दूसरे से मिल जाने का मन ही नहीं हुआ। वह दोस्त डिप्टी नेशनल स्टैंडर्ड में काम करता था। मैं उसके दफ्तर में पहुंचा तो वो मुझे देखकर उसके चेहरे पर वैसा ही भाव आया जैसा रोज दिखाई देने वाले किसी चेहरे को देखकर आ सकता है। उसने सरसरी तौर पर मुझसे बैठने को कहा, बिना यह पूछे कि मैं कुछ पीऊंगा या नहीं। नौकर से चाय लाने को कह दिया और टेलीफोन पर सट्टा बाजार के भाव पूछता रहा। वहां भी जाने कहां से मछली की गंध आ रही थी। समझ में नहीं आया कि एक अखबार
आपके दफ्तर में मछलियाँ कहाँ हो सकती हैं? जब डीपी ने टेलीफोन का रिसीवर रखा तो मैंने पहली बात उससे यही पूछी कि मछली की गंध कहाँ से आ रही है। उसने मेरे सवाल को जरा महत्व नहीं दिया और उसी तरह सरसरी तौर पर कहा कि मछली की गंध आ रही है तो समुद्र में से ही आ रही होगी, क्योंकि समुद्र पास है, बहुत पास है। डीपी से मिलकर मुझे लगा कि मैंने बम्बई के सब लोगों से एक साथ मिल लिया है। उसके दफ्तर से बाहर आया तो पूरी शाम मेरे पास खाली थी, पर मैं और किसी से मिलने नहीं गया। उसकी बजाय एक्वेरियम में जाकर मछलियाँ देखता रहा। शीशे के केसों में सैकड़ों तरह की मछलियाँ इठलाती इतराती तैर रही थी। मुझे उनके नाम याद नहीं, केवल रंगों और लचक की ही कुछ याद है। एक नर्तकी के शरीर से कहीं ज्यादा लचकती 1.5-2 फुट तक चितकबरी मछलियाँ अपने मुंह से निकली रेशमी डोरों के सहारे करतब करती सी नाट्य कद की चौड़ी मछलियाँ गिरोह बांधकर एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती नाखून नाखून जितनी मछलियाँ और राम राम के उच्चारण की तरह मुंह खोलती और बंद करती भगत मछलियाँ। मैं एक्वेरियम के बंद होने तक मछलियाँ और केंकड़ों को देखता वहीं घूमता रहा। पहले फूलों और तितलियों को देखकर यही सोचा करता था कि इतने रंगों की सृष्टि करने वाली शक्ति के पास कितनी सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि होगी, पर नाखून नाखून भर की मछलियों के शरीर में रंगों की योजना देखकर तो जैसे उस विषय में सोचने की शक्ति जाती रही। एक्वेरियम के दरवाजे बंद हो जाने के बाद आधी रात तक मैरिन ड्राइव के पुश्ते पर बैठा समुद्र की उफनती लहरों को देखता रहा। मन हो रहा था कि मैं भी उस मछलियों के साथ साथ उन्हीं लहरों में बह सकूं, इधर से उधर धकेला जा सकूं और अपने चारों ओर पानी की उस शक्ति को महसूस कर सकूं जिसका अनुमान चट्टानों पर होते हर आघात से हो रहा था। कितनी ही देर में वहां बैठा देखता रहा और जब मैरिन ड्राइव बिल्कुल सुनसान हो गया तो चुपचाप उठकर वहां से चला आया। पीछे की डोरियां। पश्चिमी घाट की छोटी छोटी पहाड़ियां तेजी से निकलती जा रही थी। जगह जगह पहाड़ियों को मिलाते पुल आ जाते, जिन्हें देखकर मन में एक पुलक का अनुभव होता। पूना एक्सप्रेस की खिड़की एक चौखटे की तरह थी, जिसके पीछे का चित्र निरंतर गतिशील था। गहराई एक तरफ से ऊपर को उठने लगती और पहाड़ी का रूप ले लेती, पहाड़ी एक तरफ से बैठने लगती और घाटी में बदल जाती। मिट्टी पानी को स्थान देकर हट जाती और पानी उभरी हुई चट्टानों के लिए स्थान छोड़ देता। पहले सोचा था कि बंबई से गोवा तक की यात्रा स्टीमर से करूंगा, पर स्टीमर बंबई से 1 तारीख को जाने को था और मैं वहां और एक दिन भी नहीं रुकना चाहता था। इसलिए सुबह ही पूना एक्सप्रेस पकड़ ली थी और उस समय खिड़की के पास बैठा दूर तक घाट के प्रदेश को देख रहा था। वह हरियाली निसंदेह बहुत सुंदर थी, आंखें उसमें बहुत रमती थी। समतल पर हरियाली बहुत सपाट हो जाती है, ऊंचे पहाड़ों पर ऊंचाई उस पर छाई रहती है, पर यहाँ जमीन की हल्की हल्की करवटों में हरियाली अपनी ही एक मस्ती में बिखरी थी। मेरे पास बैठा एक सिंधी एक गुजराती से पूछ रहा था कि पूना में देखने की खास जगहें कौन सी हैं। खास जगह कोई नहीं है, सब वैसी ही हैं जैसी बंबई में हैं। गुजराती झुंझलाए स्वर में बोला। बड़ी देखो न, सिंधी उससे समझाने लगा। हर शहर में अपनी कोई रौनक की जगह होती है, कोई बड़ा मंदिर होता है, कारखाना होता है, जैसे हमारे उधर कराची में। हाँ साहब होता है, गुजराती इतने में ही उगता गया। सड़कें होती हैं, डाकखाना होता है, चिड़ियाघर होता है, यह सभी कुछ पूना में है। तो पूना में तो बड़ी अपनी तरह का होगा ना, सिंधी बोला। हमारे उधर करोची में भी सड़कें हैं, डाकखाना था, चिड़ियाघर था, मगर वह सब इधर जैसा तो नहीं था ना। फिर वह सबको संबोधित करके कहने लगा, क्यों जी, अब इंसान और इंसान एक सा नहीं होता। एक भाई से दूसरे भाई मेल नहीं खाता, एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो फिर और चीजें एक सी कैसे हो सकती हैं। दुनिया में कोई 2 चीजें कभी एक सी नहीं होती। हमारे उधर कराची में। गुजराती उसके फलसफे से तंग आ गया था। वह उसकी बात बीच में काटा हुआ बोला, क्यों भाई साहब, कभी रेस खेलने जाते हो? क्यों नहीं जाता बड़ी, सिंधी बोला, बहुत बार जाता हूँ। देखो, रेस में जो घोड़ा बंबई में दौड़ता है वही पूना में दौड़ता है। जो आदमी
बम्बई में पैसा गंवाता है वही पूना में भी गंवाता है। सिंधी पल भर सोचता रहा, फिर इस नतीजे पे पहुंचकर कि उसे उलझाने की कोशिश की जा रही है, बोला, हमने तो बड़ी पूना की रेस में कभी पैसा नहीं गंवाया। जो 200-300 गंवाया है वो सब बम्बई में ही गंवाया है, या फिर हमारे उधर कराची में। और वह कराची की रेसों में लंबे चौड़े विवरण देने लगा। गुजराती ने हार कर सिर खिड़की से बाहर निकाल लिया। मैं भी उधर से ध्यान हटाकर फिर बाहर की हरियाली को देखने लगा। दोस्तों, ये लास्ट पैरा है, मनुष्य की एक जाति। पूना, 3rd क्लास का वेटिंग हॉल। इतना रास्ता आने में ही मन बहुत थक गया था। आसपास कोई भी चेहरा परिचित नहीं, अपना आप समुद्र में तैरते तिनके की तरह। गाड़ी के जाने में देरी थी। काफी देर इधर उधर घूमता रहा, फिर निडाल सा एक बेंच पर बैठ गया। बैठते ही जिन कुछ लोगों पर नजर पड़ी, लगा कि वे उतने अपरिचित नहीं हैं। चेहरों के अलावा और सब कुछ पहचाना हुआ था। रूखे हाथ पैर, उलझे बाल, चिथड़े वस्त्र, खोई खोई आंखें और रोए रोए से झलकती शिथिलता। मैंने उन्हें पहले भी बहुत बार देखा था, रेलवे स्टेशन पर, फुटपाथों पर, उजाड़ रास्तों पर, पेड़ों के नीचे, उसी तरह बैठे और सामने देखते हुए। वे 3 व्यक्ति थे, एक पुरुष, 2 स्त्रियां। 2 स्त्रियों में एक युवा थी। पुरुष अपने डंडे पर पांव फैलाए बैठा था। बड़ी स्त्री उकड़ू बैठी थी, कुछ चबा रही थी। युवा स्त्री खामोश आंखों से इधर उधर देख रही थी। मराठा युवतियों की आंखों में जो एक उत्फुल्ल सौम्य मदिर भाव रहता है, वह उसकी आंखों में भी था, पर निराशा और शिथिलता ने उस भाव को ढंक लिया था। वह एक बार से सिर टिकाए थी। शरीर में कसाव था, पर बैठने के ढीले ढाले ढंग से लगता था कि शरीर पर दिमाग का नियंत्रण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिस तरह मैं उसकी आंखों में कुछ पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, उसी तरह वह भी मेरी आंखों में कुछ देख पाने का प्रयत्न कर रही थी। हम दोनों के बीच रेलवे का बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, मदद चाहिए। बोर्ड के नीचे सहायक की कुर्सी रखी थी, जिस पर कोई नहीं था। दोस्तों, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे पता है ये बहुत बड़ा लेसन था, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया हो। मैं इस लेसन की PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।